हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राजेंद्र राम का नमस्कार। आज नए व्याख्यान के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। व्याख्यान का विषय वस्तु है उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों, पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जीत की क्या क्या संभावनाएं हैं, इसी का अध्ययन, इसी का विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस व्याख्यान में मेरी कोशिश होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जोगी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, अनेक क्षेत्रीय दल, ओवैसी की पार्टी, सबके जीत की संभावनाओं का विश्लेषण करने जा रहा हूं। और ये सारे विश्लेषण फैक्ट पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है, कोई कोरी कल्पना नहीं है। यदि विपक्षी पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के वोट बैंक जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन हुआ 42% है, 42%। बहुजन समाज पार्टी 9% और समाजवादी पार्टी 33%। पिछले लोकसभा में बीएसपी को 0 सीट मिली और एसपी को 37 सीट मिली। जो जाटों हैं, दलित हैं, यमार हैं, उन लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी से हटकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। कभी बीएसपी का वोट बैंक 27% था, घटकर 19% हुआ और आज 9% है। और यदि चंद्रशेखर की पार्टी मैदान में आती है और वोट यदि बीएसपी का 2% भी काटती है तो ये 7% पर जाएंगे और 2-4 सीटें बीएसपी जीत सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी 1 सीट जीती थी, वो भी रसना स्वर्गीय उमाशंकर सिंह ने जीती थी। वो अपने काम के बल पर जीते थे, वो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर नहीं जीते थे। 2027 की संभावनाएं क्या है? यदि इंडिया गठबंधन, सपा बासपा में कोई गठबंधन नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीत रही है और आदित्य जोगीनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्योंकि सपा और बासपा का वोट का गठजोड़ 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार 42% है।
इतना है। लेकिन मायावती भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दोनों में कोई समझौता नहीं है, विश्वास की कमी है। लोकसभा में बीएसपी ने 2014 0 सीट, 2019 10 सीट। केवल सपा बासपा के गठबंधन से 10 लोकसभा की सीटें मायावती जीती थी और 5 समाजवादी पार्टी। 2014 में सपा बासपा में कोई गठबंधन नहीं हुआ था, 0 सीट। 2024 में भी कोई गठबंधन नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट और वोट 27% से कम होते होते 9% हो गया। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस 2007 में बहुजन समाज पार्टी का था, जब उन्होंने 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 45 जीत कर आए और 24 मंत्री हो गए। लेकिन ये 2007 नहीं, ये 27 होगा, 20 साल का अंतर है। कांसीराम में जो बाम सेफ के नाम पर, DS4 के नाम पर जो अन्य ओबीसी के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ा था, वो सारी जातियां, सारे नेता बहुजन समाज पार्टी को छोड़ चुके हैं। बीएसपी के लिए सबसे कोई खतरा है तो वो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांसीराम से है। यदि वो 2 सीटें, 2% वोट यदि चंद्रशेखर की पार्टी दलितों का काट देती है तो बीएसपी बहुत पाएगी, तो या तो 0 पाएगी या 2-4 सीटें जीतने वाली है। फिर भी बीएसपी के लोग कहते हैं कि बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनके घर में एक आज तक चपरासी भी या चपरासी की नौकरी नहीं पाया, वो लोग कहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। ये उनका दृष्टिकोण है, ये उनका सपना है। 2024 के इलेक्शन में मैं लोकसभा घोषी का निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था। केवल अध्ययन के लिए वो चुनाव में लड़ रहा था। देखा कि जो समाजवादी पार्टी के साथ में सारे मुसलमान गए, जो मुसलमान कभी बीएसपी के साथ थे, कांसीराम के साथ थे, मायावती के साथ थे, सब सपा में गए। जो दलित हैं वो भी साइकिल पर सपा पर वोट दिए। मैं निर्दल था लेकिन मुझे वोट नहीं दिए। बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट था चौहान था, बालकिशन चौहान, उसको लोगों ने वोट दिया। अनेक मेरे रिश्तेदार थे जहां मैं गया, उन्होंने तो वोट दिया, लेकिन और जो गांव के लोग हैं उन्होंने नहीं कहा कि हम बहन जी के नाम पर चौहान जी को वोट देंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग था जिसे लगा कि मायावती, बीएसपी और बीजेपी में कोई सीक्रेट डील हो गई है, तो लोगों का जो नेचुरल जो करीब 10% वोट दलितों का, जो 19% वोट जो 2019 में 14 में था, 10% दलित वोट शिफ्ट होकर के सपा को वोट दिया, तो 37 सीटें लोकसभा में सपा जीत गई। लेकिन 2027 में दलित वोट देने वाला नहीं है। क्यों? कि जितना दलित विरोधी काम समाजवादी पार्टी ने किया, उतना दलित विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया।
मैं आंकड़ों के आधार पर आपके सामने कुछ डेटा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे उन्होंने दलित विरोधी काम किया कि प्रमोशन में जो आरक्षण अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को मिला था उसको इन्होंने रिवर्ट किया। कोई तहसीलदार था तो नायब तहसीलदार हो गया, कोई हेडमास्टर था, प्रधानाचार्य था तो अध्यापक हो गया, जो कानगोई था वो लेखपाल हो गया। 1 लाख लोगों को जो प्रमोशन दिया गया था उसी प्रमोशन को समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश की सरकार ने वापस लिया। ये दलित विरोधी होने का पहला प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दूसरा, जो दलित महापुरुष हैं उनके प्रति अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कोई सम्मान नहीं है। आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मायावती ने मान्यवर कांसीराम के नाम पर कासगंज का नाम मान्यवर कांसीराम नगर रखा, जिला का नाम रखा। अखिलेश ने कांसीराम से नफरत थी, वो नाम हटा करके फिर कासगंज किया। दूसरा, मायावती ने भदोही जिला का नाम संत रविदास के नाम पर रखा, संत रविदास नगर। इन्होंने संत रविदास का विरोध करते हुए पुनः उसका भदोही नाम रखा। संभल का जो नाम था मायावती ने भीमनगर रखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भीमनगर रखा। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा था। अंबेडकर के नाम से अखिलेश यादव को चीड़ है। उन्होंने 2012 में सत्ता में आते ही भीमनगर नाम को हटा करके फिर संभल रख दिया। हापुड़ जिले का नाम मायावती ने पंचशील नगर रखा। अखिलेश यादव ने, जो कि महात्मा बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत है, फिर इन्होंने हापुड़ किया। मायावती जी ने अमरोहा का नाम ज्योतिबा फूले नगर रखा। पुनः सत्ता में आने के बाद इन्होंने अमरोहा रख दिया। ये साक्ष्य डेटा बताते हैं कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, दलित महापुरुषों का सम्मान नहीं करती है। समाजवादी पार्टी के लोग अपनी घरों में अंबेडकर और रविदास का फोटो नहीं लगाते हैं। हाँ, मंच दे दिया गया तो भाषण देने आ जाते हैं। यदि अंबेडकरवादी हो, रविदासवादी हो, तो किसी यादव के घर में जाके देखिए, किसी यादव के घर में अंबेडकर का फोटो नहीं है, रविदास का फोटो नहीं है। तो मित्रों, सावधान रहना। समाजवादी पार्टी दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी से अधिक खतरनाक है। पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, योगी सरकार की हुकूमत में दलित उत्पीड़न की एक भी घटना नहीं हुई है। लेकिन 5 साल की हुकूमत में 2012 से 17 के बीच दलितों की हत्या हुई, दलित महिलाओं के साथ रेप बलात्कार हुए, उनको अपमानित किया गया। यही कारण है कि बहन जी मायावती सपा के साथ में गठबंधन नहीं करती। गेस्ट हाउस कांड इसका एग्जाम्पल है। गेस्ट हाउस कांड में मायावती की हत्या करने की साजिश समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन वो बच गए। लेकिन एक नुकसान होने वाला है।
सपा अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकती है, बसपा बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती है। तो बीजेपी का फार्मूला, विपक्षी पार्टियों को तोड़ो और सत्ता का स्वाद लो, सत्ता हासिल करो, सत्ता पर कब्जा करो। तो फिर क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया नहीं जा सकता? मेरा आंसर है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में अजय है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीतने जा रही है। 350 सीट जीतेगी। ये मेरे व्याख्यान को, वीडियो को सेव करके रख लेना। जब इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा 2027 में, तो रोना मत, ये हमारे वीडियो तुमको काम देगा। और बहन जी से भी मेरा एक आग्रह है, 2007 में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 45 जीत कर आए। जो ब्राह्मण सामंतवादी हैं, मनुवादी हैं, जिनके पूर्वज दलितों का शोषण किए और बहन जी ने टिकट दे दिया, तो 24 घंटे में वो अंबेडकरवादी हो गए और दलित आंख मूंद के वोट देते हैं। मेरिट पर वोट दो। जो ब्राह्मण है या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, यादव हो या किसी जाति का हो, जिसके परिवार ने दलितों का शोषण किया, उत्पीड़न किया, उसको वोट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है, सामाजिक असहयोग आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है। मेरा ये भाषण राजनैतिक नहीं है। मेरा जो भाषण है वो सामाजिक है। हम आपको सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से जागरूक करने के लिए ये भाषण, ये व्याख्यान की सीरीज आपके सामने दे रहा हूं। मेरे व्याख्यान का उद्देश्य है भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्रांति की पृष्ठभूमि को तैयार करना। ये मेरे भाषण का उद्देश्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। और मैं एक आंदोलन पूरे भारत में छेड़ा हूं, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। ये 9 अगस्त 2026 से पूरे भारत में चल रहा है। जो दलित हैं उनसे मेरा आग्रह है कि दलितों की लड़ाई सिर्फ दलित ही लड़ सकता है। दलितों की आवाज सिर्फ दलित ही लड़ सकता है। दलितों का नेता कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव नहीं बन सकता है। इसको लिख लो। केवल तुम्हारे वोट लेने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, सीटों को जीतने के लिए ये अंबेडकर जयंती में शामिल होते हैं, लेकिन अपने घर में काशीनाथ का पूजा करते हैं। अपने घर में अंबेडकर की फोटो आज तक कोई लगाया नहीं। जो तुम्हारे जयंतियों में शामिल होते हैं वह एक धोखा है। ऊपर से दिखाते हैं लेकिन भीतर से अभी भी उनके अंदर ब्राह्मणवाद है, सामंतवाद है। तो इन पाखंडियों से, इस नकली अंबेडकरवादियों से, नकली रविदासवादियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको जागरूक कर रहा हूं कि आप अपने राजनैतिक, अपने आर्थिक, अपने शैक्षिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। और मेरे जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन में अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और भारत अंगड़ाई ले रहा है। भारत में आने वाले समय में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से
बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रही है। बस आपको गति देने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि अपने राजनीतिक अधिकारों का समझ बूझ कर प्रयोग कीजिए। वोटिंग मेरिट के आधार पर दीजिए और केवल आंख मूंद कर बहन जी ने जितने सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं उनको टिकट दे दिया और चमारों ने, महारों ने जाके वोट दे दिया। लेकिन अब मुसलमान उनके साथ नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमान हैं वो बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, यादव साथ छोड़ चुके हैं, राजभर साथ छोड़ चुके हैं, कुशवाहा साथ छोड़ चुके हैं। आज के डेट में बहन जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ केवल चमार और जाटो हैं और कोई जातियां वोट नहीं देने वाली है। हाँ, इतना हो सकता है कि यदि भाजपा ने किसी विधानसभा क्षेत्र से एक ब्राह्मण को टिकट दिया तो 24 जब ही टिकट की घोषणा हुई, जितने भी बीएसपी वाले ब्राह्मण है, बीएसपी जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा को उतार कर बीएसपी का झंडा लगा देते हैं। जोगी और मोदी के फोटो को हटाकर बहन जी कांसीराम का फोटो लगा देते हैं। जानते हैं क्यों? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन उसी सीट पर किसी कुशवाहा को, राजभर को, दलित को टिकट दिया जाए तो सारे ब्राह्मण, सवर्ण जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ये पाखंड है, सेलेक्टिव वोटिंग है। सेलेक्टिव वोटिंग का आरोप मुसलमानों पर लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सेलेक्टिव वोटिंग सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा भी होता है। सेलेक्टिव वोटिंग का एक एग्जाम्पल मैं 2024 का दे रहा हूं। जब मैं लोकसभा का चुनाव घोषी लोकसभा से लड़ रहा था, चुनाव के पहले सारे भूमिहार अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने राजीव राय एक भूमिहार को टिकट दिया, रातों रात में झंडे उतार दिए और वहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया। ये पाखंड है, सिलेक्टिव वोटिंग है कि यदि गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव लड़ रहा था, अरविंद राजभर, कहा कि हम राजभर को वोट नहीं देंगे, हम राज साहब को वोट देंगे क्योंकि हमारे जाति का व्यक्ति सांसद होने वाला है। ये पाखंडवाद है। इन चीजों से भी सावधान रहिए। भारत के लोगों में, भारत की पॉलिटिकल पार्टियों में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सब अवसरवादी हैं। चुनाव जीतने के लिए मीठे मीठे बड़े बड़े वादे करते हैं और काले धन का प्रयोग कर इलेक्शन को जीतते हैं। इलेक्शन जीतना उनके लिए आसान है जिनके पास में 2 नंबर का पैसा है। 1 नंबर के लिए भारत की राजनीति नहीं है। भारत की राजनीति एमपी एमएलए बनना बड़े लोगों का, पैसों का खेल है। जिसके पास पैसा है वही इलेक्शन जीतता है। चमार वंश में किसी के पास बहुत कम 1-2 लोग हैं जिसके पास 40 लाख 50 लाख रुपया इलेक्शन में खर्च हुआ, वो खर्च करने की क्षमता नहीं है। हाँ, बीएसपी का जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, गांव अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष 30-40 साल से है, उसी के लिए मार करते हैं। बीएसपी के लोग जो चमार और जाटों हैं, एमपी एमएलए बनने के लिए मार नहीं करते हैं। जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष
बस इनकी सीमाएं इतनी है। तो मैं ये व्याख्यान यहीं पर कंक्लूड करने जा रहा हूँ। मैं अपने व्याख्यान के अंत में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, सभी लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ कि मिलकर समझौता कर लो, नहीं 2027 का चुनाव हार रहे हो और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार 350 सीटों को जीत करके मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नोट कर लो मेरा भाषण। इलेक्शन के दिन 5 बजे रिजल्ट आएगा, तुम इसको देख लेना। अभी भी वक्त है, 6 महीना 7 महीने का। ईश्वर करे कि सद्बुद्धि दे। मैं भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हारे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्थन नहीं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का मैं खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं जोगी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन वैचारिक रूप से मैं बीएसपी आरएसएस की विचारधारा का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं एक सच्चा अंबेडकरवादी हूं, रविदासवादी हूं, एक मैं दलित हूं और मैं चमार हूं। इसलिए आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा का विरोध करता हूं। और मेरे व्याख्यान को सुनिए, देखिए, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।